As far as the part two is concerned in IELTS paper, part two आमतौर पे मोनोलॉग सेक्शन होता है, जैसे भी हमने पार्ट फोर की है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपके पूरे पेपर में दो मोनोलॉग्स आने हैं और दो कन्वर्सेशंस आती हैं और वो बारी बारी करके आते हैं। मोनोलॉग मींस वन पर्सन टॉकिंग, गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द आंसर्स, एंड कन्वर्सेशन ऑब्वियसली मिनिमम टू पीपल टॉकिंग। पार्ट वन हमेशा कन्वर्सेशन है, पार्ट टू मोनोलॉग, पार्ट थ्री कन्वर्सेशन एंड पार्ट फोर मोनोलॉग। तो ये इस तरह सीक्वेंस उन्होंने बनाया है। ठीक है, सो पार्ट टू जो है ये पेपर का कह लेंगे मीडियम डिफिकल्ट लेवल पोर्शन है, बहुत हाई नहीं है। और मोस्टली मोस्टली पार्ट टू की जो प्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आती है। फिलअप्स भी आ सकते हैं, मगर जनरली जो है ना एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो सेट हुआ हुआ है उसके मुताबिक इसमें एमसीक्यूज ही आते हैं। एमसीक्यूज इसमें आमतौर पे थोड़े से लाइटर लेवल पे होते हैं। लाइटर लेवल पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो है ना बहुत लंबे लंबे नहीं होते। अगर आप इसके छोटा सा कंपैरिजन करें पार्ट थ्री के एमसीक्यूज के साथ, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस एकदम लंबे हो जाते हैं। तो पार्ट टू और पार्ट थ्री के एमसीक्यूज में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है। ठीक है, और दूसरा जो डिफरेंस है वो दूसरा है कि कन्वर्सेशन, पार्ट टू में मोनोलॉग, यहाँ पे कन्वर्सेशन। ठीक है, बाकी ऐसा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, टेक्निक दोनों की सेम है। हम एक करेंगे तो समझे दूसरा ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। और जी, यहाँ पे हेडर लगा हुआ है जी, इंप्रूवमेंट्स टू रेड हिल सबर्ब, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस। सबर्ब क्या होता है? अर्बन क्या होता है? सिटी। और रूरल क्या होता है? देहात। ठीक है, इसका जो एक दरमियानी जगह होती है ना, जो कि ना तो शहर में काउंट होता है और ना ही देहात में काउंट होता है, उस एरिया को बेसिकली सबर्ब बोल, सब अर्ब। ठीक है, अर्बन में नहीं है मगर देहात भी नहीं है, दरमियान में कोई चीज आ जाती है। ठीक है, सो दैट एरिया इज बेसिकली नोन एज द सब अर्बन एरिया। ठीक है, ये आमतौर पे आपको कुछ ऐसी जगह मिलेंगी जो बड़े शहरों के बिल्कुल एंड पे होती हैं, जहाँ पे एक शहर की हदूद खत्म होती है दूसरा स्टार्ट होता है। वो जो दरमियान में कभी एक छोटा सा एरिया आ जाता है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा सबर्बन में चला जाता है। गुड। ओके, तो वी नो कि किस एरिया की बात हो रही है, तो इम्प्रूवमेंट्स का वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन एन एरिया विच इज बेसिकली अ सबर्ब। तीन उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आंसर जाने हैं। ट्रिक इसकी ये है कि जब उन्होंने कहना टाइम है पढ़ लें, तो प्लीज रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस एंड ऑल द ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि टेप सिर्फ एक दफा चलेगी, आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं सुनने का, ना उसने पॉज करना है, ना प्ले करना है, ना रिवाइंड होना है, वन शॉट है। तो जब आपके पास एक ही चांस है तो बेहतर है कि हर चीज पता हो पहले से कि लिखा क्या हुआ है। क्योंकि अगेन जो लिखा है उन्होंने एज इट इज नहीं बोलना, पैराफ्रेज्ड है, सिनोनिम है, आपको पिक करने में आसानी चाहिए। दूसरा चीज, एमसीक्यूज का ट्रिक क्या है? अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे एमसीक्यूज हमेशा ठीक ही हों, ये जिसके ठीक होते हैं चले वो बता दें, क्या ट्रिक है आपके पास? कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हो? किसी के नहीं ठीक होते? कौन सी स्टेटमेंट? कौन सी ऊपर तो ये इंप्रूवमेंट्स वाली दी है। ओके, इसको क्या कहते हैं स्टेटमेंट को? बेसिकली आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पे फोकस करना, सही आंसर दिया आपने। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको बेसिकली क्वेश्चन स्टेटमेंट को फॉलो करना था। इसके छोटा सा कंपैरिजन कर लेता हूँ फिलअप्स के साथ। आप जब फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, और जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने शायद नोट किया होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आपने 20 अटेम्प्ट किए हैं तो मोस्टली ठीक ही होते हैं, या आंसर फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं लगता, निकाल लेते हैं। मगर जब हम एमसीक्यूज में आते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगते हैं। क्या वजह हो सकती है? क्या डिफरेंस है? दोनों की प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक्चुअली एमसीक्यूज मुश्किल हो जाते हैं और फिलअप्स आसान हो जाते हैं। ओके, फिलअप्स में भी करते हैं। जैसे भी हमने एक वर्ड किया है इरेटिक, मगर आंसर द डायरेक्शन। हमने कल एक किया था डार्क ट्राउजर्स और उसे ग्रीन भी बोला था।
वहां पे भी तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मगर आप फिर भी, आपने कल ग्रीन नहीं लिखा, कल आपने डार्क लिखा, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। आज भी उसने रेटिक भी बोला मगर डायरेक्शन भी बोला, आपने फिर भी डायरेक्शन पिक कर लिया, क्यों भाई? पैराफ्रेजिंग तो दोनों में होती है, और क्या रीजन है? चले, ये वाली बात सुनना चाह रहा था मैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ठीक है, डिफरेंस क्या है? आप अगर इस डिफरेंस को एलिमिनेट कर देना तो आपके एमसीक्यूज भी आसान लगने शुरू हो जाएंगे। कंपैरिजन ले लेते हैं, आपके जो फिलअप्स हैं, सेंटेंस कंडीशन एंड ऑल दैट, कहीं पर भी आपको ऑप्शंस तो नहीं दिए होते, नो ऑप्शंस। आपका सारा फोकस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे होता है, और आप उस फोकस में जब जाते हैं तो जो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक्स्ट्रा डिटेल देता है, आप एलिमिनेट करते जाते हो, आपको पता है यार ये तो मेरी क्वेश्चन स्टेटमेंट को मैच नहीं कर रहा। आप सिर्फ उस पर फोकस्ड होते हैं जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बोली जाएगी, आंसर भी तभी निकालते हैं आप। चाहे वो दो आपको आंसर दे, चाहे वो तीन दे, आपको पता होता है यही वर्ड आंसर है। एमसीक्यूज में क्या होता है? एमसीक्यूज में हमें पता है कि इन तीनों ऑप्शंस में से एक करेक्ट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एक ह्यूमन नेचर है। हम जब ऑप्शंस हमें पता है कि ये तीन करेक्ट हैं, तो ड्यूरिंग द डे हमारा सारा फोकस सिर्फ एबीसी पे होता है, और हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या थी। तो सर आंसर तो हमेशा क्वेश्चन लीड करता है, क्योंकि इन तीनों में से दो ऑप्शंस तो गलत हैं, वो तो वैसे ही डिस्ट्रैक्टर है, और आपका फोकस ही डिस्ट्रैक्टर के ऊपर है, तो आप डिस्ट्रैक्ट ही होंगे, और क्या होगा? अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑप्शंस पढ़ने नहीं है या ऑप्शंस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। इसमें ट्रिक ये है कि व्हेन द टेप इज बीइंग प्लेड, आपका फोकस रहना तो यहीं पे चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने पैराफ्रेज करना है। मगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने जेहन में रखना है, इससे लीड मिलनी है आपको, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये वाली बात कब बोली है, क्योंकि जब ये आएगी तो तब उसके सेंस में आंसर आएगा, जैसे आप फिलअप्स में करते हैं, ऑप्शन तो वो बोलता जाएगा। मेकिंग सेंस? अब आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन स्टेटमेंट है जी, कम्युनिटी ग्रुप्स आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट। चले हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अगर मैं एक वर्ड यूज करूं मेन कंसर्न, और एक मैं यूज करूं कंसर्न, तो दोनों में फर्क क्या है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसको और सेंस में लेते हैं, अगर मैंने बोल दिया मेन कंसर्न्स और कंसर्न, और उसके बाद मैं आपको कुछ तीन चार चीजें बता देता हूँ, तो जब मैंने मेन कंसर्न बोला है तो डेफिनेटली उन तीन चार में से एक ही मेन कंसर्न है। और जब मैं कहूंगा ना यार मेरा कंसर्न ये है, तो उसके बाद हो सकता है आमतौर पे एक ही स्टेटमेंट है और वही कंसर्न है। सो द क्वेश्चन इज ऑलरेडी टेलिंग अस वी गोना गेट टू टू थ्री कंसर्न्स। आपने बताना उसमें से मेन कौन सा। अब आंसर जो है ना वो दो तीन तरीकों से आपको देते हैं, जिसकी वजह से आंसर फाइनल होता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, जैसे आप में से भी एक मैम ने बताया कि जी कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए में लिखा है जी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, हो सकता है वो बात करते हुए कहे जी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी तो ऑलरेडी इतनी अच्छी, हमें कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। ये हो गया कॉन्ट्राडिक्ट। एक होती है हाफ इंफॉर्मेशन, हो सकता है वो बात करें यार जो पेडेस्ट्रियंस है ना, वो टूट फूट का शिकार है, उनको ना मरम्मत की जरूरत है, ठीक है। सो दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, सो वी नीड टू लाइक pave them again, we need to restore them again, and maybe we need to rebuild again। अब मैंने सेफ्टी की बात की है नहीं की? ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? पेडिस्ट्रियन सेफ्टी। मैंने बात की पेडिस्ट्रियन की अपग्रेडेशन पे, पेडिस्ट्रियन की रेस्टोरेशन पे, या उसकी मेंटेनेंस पे। अगर आपकी ऐसी जो ऑप्शन है जो आधी बात करे और आधी बोले ना, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्ट है, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरी है कि अगर वो इसको बोले ही ना, नॉट स्पोकन, बात ही नहीं की है। कभी कभी वैसे रिवर्स में आंसर आ जाता है, अगर दो ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्ट और हाफ हो गई हैं, तो जो नहीं बोली कभी कभी वही आंसर होता है, ठीक है। तो मगर आमतौर पे ये ऐसा बहुत कम करते हैं, वो बोल के आंसर देते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट करवाएंगे, हाफ इंफॉर्मेशन देंगे। सो जब ये चीजें फुलफिल होती हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, आप उसको इलिमिनेट करते जाते हैं। मगर क्वेश्चन की सेंस में, क्वेश्चन क्या है, मेन कंसर्न क्या है, किसका?
कम्युनिटी ग्रुप्स का, एक शख्स का नहीं, कम्युनिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट masses, and plus they are saying groups. If one person is saying my concern is pedestrian safety and 10 people are saying no, it's not a concern, then obviously this is not the answer, because question says community groups. इसलिए क्वेश्चन को फोकस करेंगे तो आंसर निकालना आसान, दैट्स द ट्रिक। हाँ जी, प्ले करें। सुनने में तो थ्योरी अच्छी लगती है, अप्लाई करने की बात होती, देखते हैं अप्लाई होती है कि नहीं होती। ठीक है, सो 11, 12 एंड 13। Good morning and welcome again to Your City Today. With me today is Graham Campbell, a councillor from the City Council. He'll be telling us about the plan to improve the fast-growing suburb of Red Hill. Good morning, Graham, and welcome to the show. Good morning, Carol. Now, Graham, I understand that there has been a lot of community consultation for the new plan. Yes, we've tried to address some of the concerns that local groups told us about. People we've heard from are mainly worried about traffic in the area and in particular the increasing speed of cars near schools. They feel that it's only a matter of time before there's an accident as a lot of children walk to the school. So we're trying to do something about that. Another area of concern is the overhead power lines. These are very old and a lot of people we spoke to asked if something could be done about them. Well, I'm happy to report that the power company have agreed to move the power lines underground at a cost of $800,000. I think that will really improve the look of the area as well as being safer. That's good to know. But will that mean an increase in rates for the local businesses in that area? Well, the power company have agreed to bear the cost of this themselves after a lot of discussion with the council. This is wonderful news, as the council now has some extra funds for us to put into other things like tree planting and artwork. Before you hear the rest of the interview, Dear friends, were you able to pick up the answers? 11 भी नहीं लगाया तो ट्रैफिक लाइट्स की बात कर रहा था। ट्रैफिक लाइट्स यार, मुझे भी ट्रैफिक लाइट्स ही लग रहा है। चलो सुन लेंगे दोबारा। 12 पक्का रिपेयरिंग की बात नहीं हुई है। रिपेयरिंग, मुझे तो रिपेयरिंग लग रहा है वैसे। चलो ठीक है, इसको भी सुन लेंगे। और नंबर 13 ये भी गड़बड़ हो गई, सुनना पड़ेगा दोबारा, ऐसे नहीं काम करो। लेट्स लिसन अगेन। Good morning, Graham. and answer questions 11 to 13. Good morning and welcome again to Your City Today. With me today is Graham Campbell, a councillor from the City Council. He'll be telling us about the plan to improve the fast-growing suburb of Red Hill. Good morning, Graham, and welcome to the show. Good morning, Carol. Now, Graham, I understand that there has been a lot of community consultation for the new plan. Yes, we've tried to address some of the concerns that local groups told us about. People we've heard from are mainly worried about traffic in the area. People we heard about are mainly worried about traffic in the area. And in particular, the increasing speed of cars near schools. And in particular, the increasing speed of cars in the school. तो फिर बी क्यों नहीं आंसर हो सकता? जी सर, ये चीज ट्रैफिक का तो जिक्र किया, जैम्स का कहां जिक्र किया उसने? उससे क्या, पीपल आर मेनली वरीड अबाउट ट्रैफिक इन द एरिया। अब अगर हम सिर्फ ट्रैफिक का वर्ड ले लें तो इसमें कई तरह के इशू आ सकते हैं। जैम इज वन प्रॉब्लम, ओवर स्पीडिंग कार्स इज वन प्रॉब्लम, heavy traffic load is one problem, narrowing streets is one problem, and no proper like management of the traffic is another problem. कौन सी प्रॉब्लम की बात की है हमने? अभी हमने बात की थी कि हाफ इंफॉर्मेशन है तो आंसर नहीं होगा, आपने जैम खुद ही इंज्यूम कर लिए।
प्लस उसने एक और बात की है जो कि एक्चुअली इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उसने कहा इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार्स नियर स्कूल। तो जैम तो होता है रुक जाना, और इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार्स तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। हाँ जी, ट्रिक समझ आई उनकी? दैट्स व्हाट दे डू। नाउ दिस इज वेयर द vocab मैच कम्स इनटू प्ले। अब एमसीक्यूज में ये एक बड़ा कॉमन सा सीन है। हमने एक वर्ड सुना, फ्रेज में 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने एक वर्ड को चूज करके आंसर पिक कर लिया। अब यहां पर ये सिर्फ 2 वर्ड्स का एक फ्रेज है। अगर इसको मैं पार्ट 3 में ले जाऊं जहां पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, यही इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देता है। हाँ जी, मेकिंग सेंस? इट मीन्स बी आंसर नहीं हो सकता। एक तो आधी बात, और अगर मैं दूसरी बात को जोड़ दूं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। They feel that it's only a matter of time before there's an accident as a lot of children walk to the school. ठीक हो गया? तो लोगों का कंसर्न है कि किसी टाइम भी एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि बच्चे स्कूल में पैदल वॉक कर रहे होते हैं। So we're trying to do something about that. Another area of concern is the overhead power lines. These are very old, and a lot of people we spoke to asked if something could be done about them. अब साथ ही वो पावर लाइंस पर चला गया। अब इसके अंदर इंक्रीज्ड पोल्यूशन की तो बात नहीं हुई है, तो बेसिकली इन दोनों को उसने जो है टैकल किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दोबारा सुनते हैं, एक चीज मिस हुई है Well, about traffic in the area. Now, Graham, I understand that there has been a lot of community consultation for the new plan. Yes, we've tried to address some of the concerns that local groups told us about. People we've heard from are mainly worried about traffic in the area, and in particular the increasing speed of cars near schools. They feel that it's only a matter of time before there's an accident as a lot of children walk to the school. So we're trying to do something about that. Another area of concern. क्या सर? ट्रैफिक एरिया में और स्कूल के पास वो सेफ्टी में बात है, स्कूल के पास एग्जैक्टली। अब एक्चुअली ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर से बी तो उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्सीडेंट्स की बात हुई, तो उससे अब ये इनडायरेक्ट वे में आपको एक्चुअली सेफ्टी की बात की है। आप मुझे बताएं, इवन दो मेन रोड्स के ऊपर भी पेडेस्ट्रियंस बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम फुटपाथ्स बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे सड़क के दरमियान में चल रहे फिर हम कहे जी गाड़ियां क्यों तेज चल रही हैं। ठीक है, ये एक अंडरस्टूड सी बात थी कि अगर ट्रैफिक जैम्स का इशू नहीं है और उसने एक्सीडेंट्स की बात की है, चिल्ड्रन सेफ्टी की बात की है, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। पोल्यूशन का तो कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं किया। तब ये दोनों पैरेलल रन हुए हैं, जिसमें से एक उसने इवन बोला ही नहीं है और एक्चुअली इनडायरेक्टली वही आंसर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। गुड। तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो ए और सी को डायरेक्टली तो उसने बोला ही नहीं है, मगर ये इनडायरेक्टली इसके साथ एक्सीडेंट और हमारे सारे वर्ड्स मैच हो रहे हैं सेफ्टी के लिए, तो इट्स मींस के सी तो बिल्कुल भी नॉट स्पोकन है, ये इनडायरेक्टली स्पोकन है। एक हम वर्ड यूज करते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि कभी कभी हम वाज़ेह तौर पे बता देते हैं, कभी कभी हम इनडायरेक्ट वे में एक इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, सो कभी कभी ये वाला ट्रिक भी वो यूज करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने पावर लाइंस बोला है तो डेफिनेटली ट्रांजिशन उन्होंने साथ ही कर दिया, सो दे आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो मेन कीवर्ड है वो है जी इट हैज बीन डिसाइडेड। इसका मतलब है कि फैसला हो चुका है, अभी किया नहीं है, बट द डिसीजन हैज बीन मेड। क्या? दैट द ओवरहेड पावर लाइंस विल बी। ये ओवरहेड पावर लाइंस कौन सी होती हैं? जो हमारे पाकिस्तान में भी आपको हर जगह मिलती हैं, जो आपकी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की हैवी वायर्स हैं, जो ये खंभों के ऊपर हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, सो ओवरहेड पावर लाइंस विल बी, इनके बारे में कुछ फैसला हुआ है। ठीक है, करना भी बाद में है, डिसीजन डन है। ठीक है, क्या डिसीजन है वो भी हम सुन लेते हैं। इनको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, इनको बरी करना है, बरी मीन्स अंडरग्राउंड, या इनकी रिपेयरिंग करनी। हाँ, excuse me. All right, I'm playing the tape where I stopped. Concern is the overhead power lines. These are very old, and a lot of people we spoke to asked if something could be done about them. Well, I'm happy to report that the power company have agreed to move the power lines underground at a cost of $800,000. हाँ जी, कौन मूव करेगा? पावर कंपनीज। अमाउंट कितनी खर्च होगी?
अराउंड अबाउट $8,000 या $800,000, मगर करेंगे क्या? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड यहाँ पे उन्होंने हमें क्लियरली इसका सिनोनिम दे दी। आगे सुनते हैं। I think that will really improve the look of the area as well as being safer. ठीक है जी। तो अब अगेन उसने सिर्फ बरिड की बात की है, एक्सटेंडेड की और रिपेयर्ड की एज सच उसने कोई डायरेक्ट बात नहीं की है। नेक्स्ट इज द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पावर लाइंस विल बी पेड फॉर बाय। खर्चा कितना आएगा? 800,000 पाउंड्स। करेगा कौन? ऑब्वियसली द पावर कंपनीज, क्योंकि ये एक कंपनी का काम है। मगर वो पैसे कौन पे करेगा? क्वेश्चन ये है, जो उसने यहाँ पे ऑलरेडी मनी की बात कर दी है, हु इज गोइंग टू पे, वो अब हमने सुनना है। काउंसिल पे करेगी, मींस आपकी गवर्नमेंट, पावर कंपनी खुद खर्चा उठाएगी, या आपके जो लोकल बिजनेस इस एरिया के वो इसको सपोर्ट करेंगे। हु इज गोइंग टू पे फॉर इट? लेट्स लिसन। That's good to know. But will that mean an increase in rates for the local businesses in that area? Well, the power company have agreed to bear the cost of this themselves after a lot of discussion with the council. After a lot of discussion with the council, कौन पे करेगा? काउंसिल पे करेगा। क्या बोला उन्होंने कि पावर कंपनी पे करेगी? बेयर, बेयर का वर्ड इसने बोला, ठीक है। यहाँ पे जो बेयर का वर्ड है वो बर्दाश्त से, ठीक है। पावर कंपनी विल बेयर द कॉस्ट ऑफ मूविंग और इट हैज बीन डिस्कस्ड विद द काउंसिल, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि खर्चा कौन उठाएगा? विल बी पेड फॉर बाय, हु इज गोइंग टू पे? सुने इसको। So, we're trying to do something about that. Another area of concern is the overhead power lines. These are very old, and a lot of people we spoke to asked if something could be done about them. Well, I'm happy to report that the power company have agreed to move the power lines underground at a cost of $800,000. I think that will really improve the look of the area as well as being safer. That's good to know. But will that mean an increase in rates for the local businesses in that area? Well, the power company have agreed to bear the cost of this themselves. themselves ही बोला, bear the cost बोला, लाइन पूरी इसने क्लियरली बोल दी। बस एक इसकी पिच काफी लो है। एक तो वो मेल वॉइस है, पिच जो है वो थोड़ी बेस ज्यादा है, वॉइस इतनी क्लियरली नहीं आ रही है। मगर अगर आप ये हेडफोन्स पे सुनेंगे तो इट साउंड्स वेरी क्लियर, क्योंकि अभी हम इसको स्पीकर्स पे कर रहे हैं। गुड, इट विल कॉस्ट द बेयर ऑफ द मूविंग। काउंसिल के साथ सिर्फ डिस्कशन किया उन्होंने। After a lot of discussion with the council. This is wonderful news, as the council now has some extra funds for us to put into other things like tree planting and artwork. ठीक है, तो काउंसिल फिर अपना बजट कहीं और स्पेंड कर लेगी, लाइक ट्री प्लांटिंग एंड समथिंग एल्स। हाँ जी, आर वी गुड? ठीक है। आपको अगर एमसीक्यूज में इशू है ना, तो सबसे पहले आपने ऐसे एमसीक्यूज करने हैं जिसकी ऑप्शंस छोटी छोटी हों, जैसे ये वाली हों, ठीक है। देन इट हेल्प्स। अगर आप बड़ी ऑप्शंस वाले एमसीक्यूज पे आ जाते हैं तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लम, ठीक है। ये फ्लेवर लेने के लिए हम ये 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पे कितना काम करना पड़ेगा। गुड, तो आप जरा ये पार्ट 3 के जो एमसीक्यूज हैं 21 से 25 तक, इसको जरा पढ़ लें जल्दी से। Listen carefully and answer questions 21 to 25. Okay, so what I'd like you to do now is to talk to your partner about your presentations on urban planning. You should have done most of the reading now, so I'd like you to share your ideas and talk about the structure of your presentation and what you need to do next. Okay, Rob, I'm glad we chose quite a specific topic, cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information. Yeah, and cities are growing so quickly. I mean, we know that more than half the world's population lives in cities now. Yeah, though that's all cities, not just ones on the coast. But most of the biggest cities are actually built by the sea. I'd not realised that before. Nor me. And what's more, a lot of them are built at places where rivers come out in. ऑलराइट जी, मैंने इसको पॉज किया। 21 का आंसर आ गया। हाँ जी, ए
सी। ओके, जिन्होंने ए मार्क किया, सिर्फ ए क्यों मार्क किया? क्या सुना आपने? कुछ सुना तो ए मार्क किया ना? क्या? ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। जिन्होंने सी का है, वाई सी? अच्छा, गट फीलिंग आई थी कि यार सी लग रहा है, लग रहा है ना, मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको हम दोबारा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया है? क्योंकि एक तो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट्स तो वैसी की वैसी हैं लंबी, मगर ऑप्शंस भी हमारे पास लेंथी आ गई हैं। टेक्निक वही है, यहाँ तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होगी, या आधी बात बोलेंगे या वो उसको बोलेंगे नहीं, तो फिर वो हमारा आंसर से आउट हो जाता है। लेट्स लिसन दिस पोर्शन अगेन, ठीक है। अब मैं इसको साथ साथ पॉज करूंगा, क्या क्या बोल रहे हैं इसको हम फाइनल करेंगे। into the sea. And cities are growing so quickly. I mean, Okay, so what I'd like you to do now is to talk to your partner about your presentations on urban planning. You should have done most of the reading now, so I'd like you to share your ideas and talk about the structure of your presentation and what you need to do next. Okay, Rob, I'm glad we chose quite a specific topic, cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information. yeah, यहां तक तो उन्होंने भी सिर्फ क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया, सिटीज बिल्ड बाय द सी, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है कि ये दोनों सरप्राइज क्यों हुए? Carla and Rob were surprised to learn that coastal cities की, या जो भी सिटीज समुद्र के करीब हैं, उनके बारे में कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली ड्यूरिंग द रिसर्च जो कि दोनों सरप्राइज हो गए, एक नहीं। जबकि एंड लगा हुआ है तो इट मींस बोथ द स्टूडेंट्स शुड बी, इनका एग्रीमेंट आना चाहिए इस बात पे। अगर एक है यार ये बात बड़ी अजीब है, दूसरा के अगर ये तो नॉर्मल सी बात है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों का एग्री होना जरूरी है। So, अभी तक तो उसने ही सिर्फ क्वेश्चन को कवर किया है कि हमने इस पे रिसर्च की, आगे आप सुनना ध्यान से। and cities are growing so quickly. I mean, we know that more than half the world's population lives in cities now. Yeah, though that's all cities, not just ones on the coast. Cities are growing faster, मगर फीमेल ने क्या कहा? सिर्फ वो वाली नहीं जो समुद्र के करीब है, सारी सिटीज, ठीक है। आर ग्रोइंग ट्वाइस एज फास्टर एज अदर सिटीज, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ वो शहर नहीं जो समुद्र के करीब बढ़ रहे हैं, सारे बढ़ रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, तो वैसे भी उन्होंने उलट कर दिया, तो सी कुडंट बी द आंसर। But most of the biggest cities are actually built by the sea. थोड़ा पीछे करते हैं, एक्चुअली उन्होंने ए और सी ना इकट्ठा डिस्कस किया, ठीक है। पीछे करते हैं, दोनों को इकट्ठा एलिमिनेट करते हैं। I'd not realized. And cities are growing so quickly. I mean, cities are growing so quickly. अब अगर सिर्फ आप इतना फोकस करें ना, तो ग्रोइंग का जिक्र आ गया, क्विकली का जिक्र आ गया, मगर यहां पर जो कंपैरिजन है उसका रेफरेंस नहीं है कि कोस्टल सिटीज आर ग्रोइंग ट्वाइस द स्पीड ऑफ अदर सिटीज, ठीक है। सिर्फ ये दो वर्ड्स बोले हैं उन्होंने। अभी हमने बात की है कि अगर हाफ इंफॉर्मेशन है तो कभी भी वो आंसर नहीं हो सकता, ये पूरा फ्रेज डिस्कस होना चाहिए और कंपेयरिंग फॉर्म में। I mean, we know that more than half the world's population lives in cities now. We know more than half the world's population live in cities. अब पॉपुलेशन का जिक्र आ गया, वर्ड्स का जिक्र आ गया, तो ये आ गया। अब अगर ए आंसर है तो इसका मतलब है कि जो कोस्टल सिटीज हैं, इसमें नियरली दुनिया की आधी जो खलकत है वो कोस्टल सिटीज में रहती है। सेंस ये बनेगी, क्वेश्चन से लिंक करें ना। उसने कहा है कि मोस्टली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन सिटीज। ए में क्या लिखा हुआ है? कंटेन नियरली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर मैं इसको सादे अल्फाज में समझाऊं, फॉर एग्जांपल हम कराची की एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम कर लें कि पाकिस्तान की 10 करोड़ की आबादी है। अगर इस स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर होना चाहिए तो इसका है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ कराची में ही रहते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 या 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। इसकी सेंस ये बनेगी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में
जितनी भी कोस्टल सिटीज है, आधी से ज्यादा दुनिया, अगर पूरी दुनिया की वगैरह अगर खलकत निकालें तो आधी से ज्यादा दुनिया तो समुद्र वाले शहरों में रहते हैं। ठीक है, यहां पर एक्चुअली अब उसने कॉन्ट्राडिक्ट किया जो फीमेल आ रही है। मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा, वहां से प्ले करता हूँ इसको। now. Okay, Rob, I'm glad we chose quite a specific topic. Cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information. Yeah, and cities are growing so quickly. I mean, we know that more than half the world's population lives in cities now. Yeah, though that एग्री हो गए दोनों, मगर उसने कहा वी नो, ये सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। अब अगली बात, that's all cities, दैट्स ऑल सिटीज, नॉट जस्ट कोस्टल सिटीज। not just ones on the coast. अब ए भी आउट हो गया और सी भी आउट हो गया। ना तो सी कोस्टल सिटीज ग्रो कर रही हैं दूसरी सिटीज के मुकाबले में ज्यादा, और ना ही सारी दुनिया ज्यादा से ज्यादा कोस्टल में रहती है। इनडायरेक्ट में आंसर तो उसने बी दे दिया आपको, मगर आगे भी एक बात बोलेंगे। But most of the biggest cities are actually built by the sea. I'd not realised that before. Nor me. आई डोंट रियलाइज दैट बिफोर, ये वाली बात ड्यूरिंग रिसर्च उनको पता लगी। दैट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग टू लर्न कि आमतौर पे जितने भी शहर समुद्र के करीब हैं वो ज्यादातर बड़े शहर हैं, इसीलिए कराची इज द वेरी बिग सिटी इन पाकिस्तान। आई थिंक शायद बिगेस्ट है। ठीक है, क्यों? समुद्र के करीब है बाय डिफॉल्ट। ये उनकी रिसर्च ने भी कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी शहर समुद्र के करीब हैं वो सारे बड़े शहर, ये उनको नहीं पता था। अब इस पूरी कन्वर्सेशन को दोबारा सुनें। Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Okay, so what I'd like you to do now is to talk to your partner about your presentations on urban planning. You should have done most of the reading now, so I'd like you to share your ideas and talk about the structure of your presentation and what you need to do next. Okay, Rob, I'm glad we chose quite a specific topic. Cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information. Yeah, and cities are growing so quickly. I mean, we know that more than half the world's population lives in cities now. Yeah, though that's all cities, not just ones on the coast. But most of the biggest cities are actually built by the sea. I'd not realised that before. Nor me. And Are we good? अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि बी आंसर कैसे आया, अब हमने क्या किया हमने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया है। ये वही टेक्निक है कि बार बार सुनना है। बस एक बार सुना आपने, जो भी आंसर लगा लिया, आपने उसको चेक किया, आंसर आपका गलत है। यू नीड टू रियली वर्क है, ऐसा क्या बोला है कि सी आंसर नहीं है बी है, या ऐसा क्या बोला है कि ए आंसर नहीं है बी है, और ऐसा क्या बोला है कि बी ही आंसर है। सो यू गो बैक लिसन, बट ये प्रैक्टिस के अंदर होगा। प्रैक्टिस कर लिया, फिर ड्यूरिंग द टेस्ट आप इसको पिक करेंगे। अब इसमें अगेन वही वाली बात एक मैं रिपीट करने लगा हूं कि अगर हमें लगता है कि आंसर सी है और मैंने लगा भी लिया, तो टेप अभी ए और बी की बात कर रही है तो हम उसको सुनेंगे ही नहीं, मीन्स हमारा फोकस आउट हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने आंसर फाइंड कर ली। जब तक वो एक बुलेट पे बात कर रहे हैं 21 पे, तो वो उसको कहीं पे भी जाके चेंज कर देंगे। यू हैव टू कीप लिसनिंग एंड कीप लिसनिंग। ठीक है, इसलिए लिसनिंग का टेस्ट मेरे हिसाब से है तो आसान, मगर कंसंट्रेशन बहुत हाई चाहिए यहाँ पे। आप एक लम्हे के लिए भी अगर ड्रैग हो गए, आपकी टेप मिस हो जाएगी, और फिर आपके पास टेप को कंट्रोल करने का कोई तरीकाकार नहीं। सॉरी, रीडिंग के पेपर में आप मिसलीड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप 10 सेकंड के लिए आंखें भी बंद कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, 1 मिनट की ब्रेक भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम, एंड यू कैन रीस्टार्ट। राइटिंग के पेपर में कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में। यहाँ पे तो आप 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने लिसनिंग का पेपर राइट इन द बिगनिंग रखा हुआ है। फ्रेश होता है कैंडिडेट, फुल कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई कर ली ड्रेन होने से पहले। सो दैट्स रियली गुड, बट ड्यूरिंग प्रैक्टिस ये कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड करना है आपने। कैसे? कि यू हैव टू लिसन द टेप एट फुल लेंथ
इसको हम बोलते हैं एक्टिव और पैसिव लिसनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्निक बता देता हूँ आपको, कंसंट्रेशन कैसे बिल्ड करना है। कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए आप एक्टिव लिसनिंग किया करें। उसके लिए आपको बुक की जरूरत नहीं है, जस्ट प्ले एंड जस्ट लिसन। इसमें एक तो आपको डायलेक्ट भी सुनाई देते हैं और आपको कन्वर्सेशन सुनाई देंगी। अगर क्वेश्चन दो लोगों के एग्रीमेंट पे है तो एग्रीमेंट कैसे करते हैं, टेप के अंदर कैसे वो प्ले करते हैं, और एग्रीमेंट वो एक जगह भी नहीं 2-3 दफा कर लेते हैं, तो फिर आंसर कैसे निकालना है। जैसे उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि ज्यादातर पॉपुलेशन इन सिटीज में रहती है, उनका हमें पहले से पता है, मगर आंसर हमारा फिर भी बी निकला। यहाँ पर फिर क्वेश्चन के मुताबिक आ जाता है। एक्टिव लिसनिंग जब करें, जस्ट लिसन ऑन द कन्वर्सेशन, हाउ दे आर टॉकिंग, व्हाट दे आर टॉकिंग। पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को सिर्फ यूज टू या हैबिचुअल करना चाहते हैं कि यार जब भी मैं टेप सुनूं मुझे सुनाई दे। कुछ भी काम कर रहे हैं, टेप को प्ले कर दिया करें बैकग्राउंड पे, अपना काम करते रहें। जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं, जस्ट लेट द टेप प्ले, पीछे बैकग्राउंड जैसे म्यूजिक आ रहा होता है। आप जब भी डायलॉग सुनेंगे, जो भी सुनेंगे, अगर आप वो पिक कर लेते कि ये बात हुई है अभी, उसके बाद फिर अपने काम में मगन हो गए, दैट्स फाइन। म्यूजिक को भी हम पैसिव में सुनते हैं। अपना काम कर रहे हैं, मीन्स खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड समटाइम्स वी आर जस्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक, सो दैट इज पैसिव लिसनिंग। एक्टिव तो ये होता है जब हम सारे काम छोड़ के एक काम पे फुल कंसंट्रेशन से बैठ के काम करें। हाँ जी, मेकिंग सेंस? ठीक है, ये समझ आ गया कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। गुड, ठीक है, इसको भी मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक जब लेक्चर करेंगे तो इन पे जरा और ज्यादा बात कर लेंगे।